हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर, और ये है हमारे प्रोबेबिलिटी का आखिरी लेक्चर। और साथ ही साथ एक खास बात बताता हूं, ये है हमारे संकल्प बैच के मैथमेटिक्स का भी आखिरी लेक्चर। तो आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था ना इसके लिए। तो भाई आज आखिरी लेक्चर के अंदर मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्पेशल। हम लोग कुछ ऐसा सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट क्या करना है, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा यहाँ पर शायरी कहना चाहूँगा। सो वो शायरी सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर जो है एक ऐसी ज्वाला जगाएं कि भैया हमारे लिए अभी वक्त है, और उस वक्त का सही इस्तेमाल करें, और उसके साथ उस सही वक्त को यूज करके आप जो करना चाहें वो कर दिखाएं, है ना। तो भाई ध्यान से सुनिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया ये शायरी है। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है ना। तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से भी लड़ना पड़ता है। क्या बात है। तो ये इस बात से मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बड़े मायूसी भरे होते हैं, कुछ दिन बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ दिन कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन आते हैं ऐसे दिन, लेकिन अगले दिन फिर उठ खड़े होना है, फिर तैयार होना है, फिर अपने अंदर आत्मविश्वास भरना है कि नहीं, मुझे ये करना है। अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। आपके माता पिता ने आपके लिए बहुत कुछ सोचा है, तो क्या आपने उनके लिए कुछ सोचा है? तो बस उसी सोच को बरकरार रखें और कुछ ऐसा कर दिखाएं कि जिंदगी भर आपका नाम लिया जाए। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं संकल्प बैच के अंदर अपना आखिरी लेक्चर प्रोबेबिलिटी का, दैट इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट डिस्कसिंग द टॉपिक्स कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बर्नौली के ट्रायल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाली जाती है, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद होगा कि इससे पहले हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और इस बार हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफरेंस होता है वो हम लोग बात करेंगे। उसका डिफरेंस जो है वो हम लोग जो डिफरेंशिएट करेंगे कि कैसे अलग है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, वो है बर्नौली के ट्रायल्स को समझने से। तो बर्नौली के जो ट्रायल्स होते हैं वो हमसे क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि सर हम लोग किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या कर रहे हैं सर, रिपीटेड रिपीटेड ट्रायल कर रहे हैं। और रिपीटेड ट्रायल मतलब आपने मान लीजिए सिक्का एक बार उछाला, तो आप 2 बार उछाल रहे हैं, आप 3 बार उछाल रहे हैं, आप 10 बार उछाल रहे हैं, आप 1000 बार उछाल रहे हैं। रिपीटेड ट्रायल्स है ना। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर, बर्नौली के ट्रायल्स कहते हैं, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब आप बार बार करते हैं। अब इसमें कुछ खास कंडीशंस होती हैं, ये कंडीशंस को ध्यान में रखिएगा। जैसे आपके मन में एक सवाल मैं अभी डालता हूं, वो सवाल शायद से आपके मन में एकदम से ना आए, लेकिन एक सवाल डालते हैं। मैं एक कंडीशन में कह रहा हूं कि हम लोग सिक्का उछाल रहे हैं, है ना। दूसरी कंडीशन में मैं कह रहा हूं कि मैं एक बक्से में से बॉल निकाल रहा हूं, तो ये भी तो एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर मैं रिपीटेडली बार बार करूंगा, तो क्या ये एक बर्नौली का ट्रायल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसके ऊपर हमें बात करनी है। जरा ध्यान से सुनेगा, पहले कंडीशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। कंडीशंस हमसे क्या कह रही है सर, कंडीशन कह रही है कि सर बेसिकली ये फाइनाइट नंबर में होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। आप 1000, 2000, 10,000, 1 करोड़ जितना भी कर लो, लेकिन ये फाइनाइट नंबर पे होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं हम इनफाइनाइट को भी रख ले। ये क्या होते हैं सर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर का मतलब ये क्या कह रहा है सर, वही वाला कह रहा है क्या जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम लोग पढ़े थे। बेटा करीब करीब वैसा ही कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो वो डिफरेंस क्या है, वो ये कि मैं एक ही एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। एक ही एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और
जैसे कि मान लीजिए आपने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो सर पहली बार में हेड आया या फिर टेल आया, कोई एक आएगा। तो दूसरी बार में हेड आया या टेल आया, ये बात पहली बार में क्या आया इसके ऊपर तो निर्भर नहीं करता है। तीसरी बार जब हेड आएगा या टेल आएगा, वो पहले या दूसरी बार में क्या आया इस बात पे तो निर्भर नहीं करता है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर ये स्वाधीन कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्वाधीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट को, स्वाधीन ही बोलेंगे है ना, कुछ ऐसा ही बोलेंगे, मेरे को हिंदी इतनी अच्छी नहीं है मेरी। तो ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी पहले क्या आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आगे क्या आने वाला है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरी टाइम इट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आया। बाकी और मैं और एग्जांपल के साथ इसको मैच करवाऊंगा तब आप समझिएगा। ये क्या कह रहा है कि सर जब भी कोई ट्रायल होगा, ट्रायल यानी जब भी आपने किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार रिपीट किया होगा तो उसमें से केवल 2 ही आउटकम निकल कर आएंगे, 2 ही आउटकम। सर माना टॉस करने पर 2 आउटकम निकल कर आते हैं, हेड और टेल, लेकिन मान लीजिए हम लोगों ने डाइस रोल किया तो तब तो 6 आउटकम निकल कर आते हैं, तब तो 2 आउटकम होंगे नहीं। तो इसे ऐसे समझो कि हम लोग 2 आउटकम क्या क्या बोल रहे हैं सर, एक को हम लोग सक्सेस के नाम से बुला रहे हैं, दूसरे को हम लोग फेलियर के नाम से बुला रहे हैं। मैं इसके ऊपर और बात करूंगा सक्सेस और फेलियर के ऊपर कि 2 ही आउटकम होंगे, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। ठीक है, अब ये सक्सेस और फेलियर हम लोग डिफाइन करते हैं क्वेश्चंस के बेसिस पे। ये वाला समझिएगा, यहां से आपका डिफरेंस पैदा होना शुरू होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। जब भी कोई ट्रायल बनेगा तो उसमें जो सक्सेस या फिर फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा हमेशा हर ट्रायल में सेम रहेगी। सर एग्जांपल से अगर मैं इसको थोड़ा और इलैबोरेट करने की कोशिश करूं तो हमने कहा कि सर मान लीजिए पहली बार जब आपने सिक्का उछाला तो यहां से आपके पास हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना। आप जब दूसरी बार सिक्का उछालेंगे तो भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। आप जब तीसरी बार सिक्का उछालेंगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है सर, जब भी आप एक सिक्का उछालेंगे तो आपको हेड या फिर टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 ही रहेगी। यानी फेलियर और सक्सेस को अभी तक हम लोग नहीं डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सर सक्सेस या फिर हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। दूसरे कंडीशन में समझिए, मैं एक ऐसा सिचुएशन बनाता हूं जहां पर मैं ये कहता हूं कि सर हमारे पास एक बॉक्स में 3 लाल बॉल हैं और 3 काले बॉल हैं। ठीक है, अब मैं इसी बॉक्स में से क्या करता हूं, मैं बॉल निकालता हूं। अब मैं 2 कंडीशन में बॉल्स को निकालूंगा बच्चे। 2 कंडीशन में कैसे सर, एक कंडीशन होगा विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट यहां पर बॉल निकालूंगा, और यहां पर विदाउट रिप्लेसमेंट बॉल निकालूंगा, है ना। ठीक है सर, अब समझिएगा इस कंडीशन के अंदर मैं ये कहूं कि जब मैं विद रिप्लेसमेंट जा रहा हूं तो विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन में ध्यान से सुनिए, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, ब्लैक बॉल निकालने की 1/2 हो जाएगी सर। कितनी हो जाएगी 1/2, और ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी, चाहे आप कितनी बार भी निकालें। सोचिएगा इसको, आपने पहली बार बॉल निकाला, आपने कहा लाल निकला, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, आपने वापस रख दिया विद रिप्लेसमेंट। आपने जब अगली बार बॉल निकाला तो उसमें 6 के 6 बॉल थे ना, आपने वापस निकाला, सर फिर से 1/2, फिर से निकाला, डाल दिया, फिर से निकाला, सर फिर से वो इतने ही बॉल थे। तो अब क्या हो रहा है कि बेटा बॉल कम नहीं हो रहे हैं, यानी पहली बार जब आपने बॉल निकाला था तब भी 6 बॉल थे, अगली बार जब बॉल निकाला तब भी 6 बॉल थे, अगली बार जब निकाला तब भी 6 बॉल थे, और जितनी बार भी आप निकालोगे आपने बॉल को वापस रख दिया था तो उसके अंदर 6 बॉल ही थे। लेकिन जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन में जाते हैं तो ये एक्चुअली में बर्नौली का ट्रायल नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, सोचो ना बेटा। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने पहली बार जब बॉल निकाला तो आपने पहली बार में लाल बॉल निकाला, तो अब आपके पास 3 लाल और 3 काले थे, तो अब एक लाल बॉल कम हो गई क्योंकि आपने उसे वापस तो रखा नहीं। तो अब मेरे पास 2 लाल और 3 काले बॉल हो गए, यानी टोटल बक्से के अंदर 5 बॉलें हो गई। तो पहली बार लाल बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/6 यानी 1/2, लेकिन दूसरी बार जब मैं लाल निकालूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी बदल गई यार। कैसे, क्योंकि डब्बे के अंदर 5 बॉलें बची थी, और डब्बे के अंदर 5 बॉलें बची थी और 2 ही लाल बची थी, तो अब मेरे लाल की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। तो पहले 1/2 थी, अब 2/5 हो गई, तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। तो यही कह रहा है कि सर बर्नौली के ट्रायल में आप जितने मर्जी ट्रायल कर लो, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर चेंज नहीं होना चाहिए। आपका प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम रहेगा, नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, है ना,
नो चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड। हैं जी, बात समझ में आ गई दोस्त? ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इन कुछ बेसिक कंडीशंस को समझा कि सर अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट के कंडीशन में जाऊंगा तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास बर्नौली का ट्रायल नहीं बनेगा, जबकि विद रिप्लेसमेंट के हिसाब से अगर गए तो सर वो बर्नौली का ट्रायल होगा, क्योंकि हर बार हमारा जो सैंपल स्पेस रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है, चलिए ओके। अब इसी चीज को हम लोग आगे चलते हैं, और यहां आ गया 2 balls are drawn successively without replacement from a bag containing 6 red balls and 6 black balls. 2 balls are drawn with replacement from a bag containing 6 red balls and 6 black balls. अब इनको प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, और बाइनोमियल के ट्रायल में इसमें मेजर डिफरेंस में समझाना चाहता हूं, जो कि मैंने एग्जांपल बेसिस पे आपको समझा दिया कि दिस इज नॉट अ बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल, नॉट अ बर्नौली ट्रायल। क्यों? क्योंकि सर बॉल इसमें कम होती जाएगी धीरे धीरे, है ना? भले ही 2 बार हम लोगों ने किया, 2 बॉल निकाले हैं, क्योंकि सर इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल एक एक करके कम होती जाएगी। ये क्या है? इट इज अ बर्नौली ट्रायल। ठीक है जी, ये हमारा एक बर्नौली का ट्रायल हो जाता है। ओके जी, बढ़िया, बात समझ में आ गई। चलते हैं, अब यहां तक समझ में आता है तो सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यहां पर फोकस कीजिएगा बेटा, यहां पर हम लोगों का जो बेस है वो तैयार होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी वाले का। तो ये कह रहा है कि सर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते हैं। किसी भी रैंडम इवेंट में, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप कोई भी 2 ऐसे इवेंट बना सकते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब ये हम लोग किस बेसिस पे बनाएंगे? ये हम क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से बनाएंगे। क्वेश्चन में जो चीज़ मांगी जाएगी उसके हिसाब से हम लोग 2 इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में कैटेगराइज करेंगे कि सर अगर ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो उनमें से पहले इवेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं कि वो सक्सेस है, और दूसरे इवेंट को हम लोग बोल देते हैं फेलियर, है ना? तो हम लोग सक्सेस और फेलियर के हिसाब से जाएंगे। जब भी हम लोग बर्नौली के ट्रायल्स की बात करेंगे तो सक्सेस, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए होगी हम लोग उसे सक्सेस बोल लेंगे, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें नहीं चाहिए होगी उसको हम लोग फेलियर बोल देंगे। ये बस सिंपल लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। एंड देन और फिर ये कह रहा है कि देन एनी आउटकम ऑफ सच एक्सपेरिमेंट इज नोन एज बर्नौली का ट्रायल। ये बात हम समझ चुके हैं। सपोज दीजिए मैं यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल के बेसिस पे इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ, कि एक डाइस को कितनी बार उछाला गया? सर 10 बार उछाला गया। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे सर हम लोगों ने कितनी बार ट्राई किया एक ही एक्सपेरिमेंट को? सर हम लोगों ने 10 बार ट्राई किया। तो क्या ये एक बर्नौली का ट्रायल होगा? हाँ बेटा बिल्कुल होगा, क्योंकि आप जितनी बार भी डाइस को उछालें तो कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है सर गेटिंग अ 6 इज कंसिडर्ड टू बी सक्सेस। भाई 6 लाने को हम लोगों ने सक्सेस बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 नहीं लाने को हम लोग फेलियर बोलेंगे। समझ रहे हैं? मैंने सक्सेस किसको बोला? गेटिंग अ 6। सक्सेस किसे कह दिया हम लोगों ने? गेटिंग 6, गेटिंग अ 6। और फेलियर किसको बोल देंगे सर? फेलियर हम लोग बोल देंगे इसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, यानी गेटिंग नॉट अ 6, यानी 6 नहीं लाने को हम लोग फेलियर की कैटेगरी में डाल देंगे। ओके सर, यहां तक बात समझ में आती है? तो अब ये कह रहा है कि सर गेटिंग अ 6 की प्रोबेबिलिटी और गेटिंग नॉट अ 6 की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है तो इसका टोटल कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? तो यहाँ n बराबर 10 हो गया। 10 ट्रायल्स वर मेड फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट। बात यहां तक समझ में आ जाती है, बेसिक लेवल पे चीजें समझ में आती हैं। ओके, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं इसके आगे हम लोग चलेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि हमें कुछ चीजें यहां पर अज्यूम करनी पड़ेगी। जैसे कौन सी चीज अज्यूम करनी पड़ेगी सर? हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा इसको हम लोग एक लेटर देंगे P, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? P लेटर से होगी, ठीक है? और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होगा उसकी वैल्यू को हम लोग Q बोल देंगे, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग Q बोल देंगे। अब ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 11th क्लास के अंदर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हुए, ये फॉर्मूला देखा होगा, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। लेकिन मैं कहूंगा कि आप उससे ज्यादा कंपेयर ना करें, आप इसको समझें मेरे लैंग्वेज के हिसाब से। जब हमने कहा कि सर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P बोल रहे हैं, फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q बोल रहे हैं, तो आपको इसे समझना है कि यहां पर जो रैंडम वेरिएबल x बराबर r है, सोचिए
हमने कहा कि सर मान लीजिए हम कहते हैं कि पिछले ही क्वेश्चन को ले लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था सर, हम लोगों ने कहा डाइस इज रोल 10 टाइम्स, 10 बार उछाला गया और 6 लाने को हम लोगों ने क्या कहा, सक्सेस कहा। तो हम यहां पर ये कहेंगे कि सर डाइस इज रोल 10 टाइम्स, रोल्ड 10 टाइम्स, 10 बार उछाला गया सर, 10 बार लुढ़काया गया डाइस को। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कितने हो गए, 10 हो गए। अच्छा P क्या होता है बेटा, P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस किसको बोला गया सर, सक्सेस बोला गया 6 लाने को। तो बेटा एक बार जब आप उछालोगे डाइस को तो उसमें 6 लाने की प्रोबेबिलिटी सर वो होती है 1/6। अच्छा फिर हम लोग निकालेंगे Q क्या होता है बेटा, 1 माइनस पी के बराबर होता है, क्योंकि P प्लस क्यू बराबर 1 होता है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6 के बराबर आ जाएगा। ये हो गया है ना। तो Q की वैल्यू आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इसे आराम से निकालें, स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख कर निकालें तो गलती नहीं होगी। और वरना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का आइडिया है तो आप सेकंड्स के अंदर निकाल भी सकते हैं, कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, डायरेक्ट लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि सर यहां पर ध्यान से सुनिएगा गेम कैसे चल रहा है कि भैया मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझे आपने 10 बार डाइस उछाला है ना, तो मुझे ये बताइए कि सर 10 में से एग्जैक्टली 4 बार 6 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा आप इसे कह सकते हैं सर, जब मैंने ये कहा कि 6 लाने को सक्सेस कह दिया तो आप ये कहेंगे सर 6 लाने को सक्सेस कह दिया, तो सक्सेस को एस से डिनोट कर रहे हैं। तो सर 4 बार आपको सक्सेस चाहिए तो 6 बार आपको फेलियर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, यानी आपको 6 के अलावा कोई नंबर लाना पड़ेगा। आप ऐसे करके ला सकते हैं। आप बेटा ऐसे भी तो ला सकते हैं कि 2 सक्सेस आ जाए, फिर 2 फेलियर आ जाए, फिर उसके बाद 2 सक्सेस आ जाए, फिर उसके बाद फेलियर आ जाए, 2 सक्सेस 2 फेलियर, 2 सक्सेस 2 फेलियर एंड 2 फेलियर। ऐसे भी हो सकता है सर, ऐसे भी तो हो सकता है सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर सक्सेस फेलियर फेलियर फेलियर, ये भी तो हो सकता है सर। सर हो तो ये बहुत तरीकों से सकता है। तो अब हम लोग क्या करें सर, अब क्या करें। तो हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा है हमारे पास 10 खाली जगह हैं, उन 10 खाली जगहों में से 4 जगह सक्सेस को दे दो, 6 जगह फेलियर को दे दो। तो हमने कहा सर अगर मैंने 10 खाली जगहों में से, ध्यान से सुनिएगा, 10 खाली जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाली जगह हैं, इनमें से 4 कोई सी भी जगह जो है वो सक्सेस को मिल जाएगी, तो ऑटोमेटिकली 6 जगह फेलियर को मिल जाएगी। तो हमने कहा सर जब हमारे पास 10 ऑप्शन है तो हमने 10 में से 4 खाली जगह को पकड़ लिया, 10 में से 4 खाली जगहों को पकड़ लिया और कहा सर यहां पर सक्सेस को बिठा दो। ठीक है, तो ये तो हो गया सर परमिटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि सर 10 में से 4 खाली जगहों पर सक्सेस को बिठा दो, बाकी 6 जगह पर अपने आप वो बैठ जाएगा, कौन कौन बैठ जाएगा, फेलियर बैठ जाएगा। तो अब सक्सेस कहीं पर भी आ सकता है सर, क्योंकि मैंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन चुन लिए। समझ रहे हो ना बेटा, चुन लिए मैंने सक्सेस कहीं पर भी हो सकता था, पीछे भी हो सकता था, आगे भी हो सकता था, बीच में भी हो सकता था, किसी भी पैटर्न में हो सकता था, वो सारे कॉम्बिनेशन 10C4 में आ गए। यानी अगर आप गिनना चाहें कि ऐसे कितने पैटर्न्स बन सकते हैं तो आप इस 10C4 को खोलकर देख सकते हो। फिर हम कह रहे हैं सर हमें तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी, नंबर ऑफ वेज थोड़ी ना। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे सर 10 में से 4 बार सक्सेस चाहिए था, तो सक्सेस की पावर 4 कर दो और फेलियर की पावर क्या कर दो बेटा, 6 कर दो, क्योंकि अगर 4 बार सक्सेस लाए हो तो फेलियर 6 बार आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 4 बार सक्सेस जब आपको चाहिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी 10C4 P की पावर 4 Q की पावर 6। तो आप इसे आंसर कर सकते हैं कि सर 10C4, तो 10C4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर 1/6 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5/6 की पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सपोज कीजिए आपसे सवाल पूछा था कि सर प्रोबेबिलिटी x बराबर मुझे 1 चाहिए, सिर्फ एक ही बार सक्सेस चाहिए, तब आप क्या करेंगे सर 10 में से एक जगह पकड़ लो, उसमें सक्सेस को बिठा दो, है ना, सक्सेस एक ही है। फिर उसके बाद बेटा फेलियर कितने होंगे, 9 हो जाएंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10C1 1/6 की पावर 1 एंड 5/6 की पावर 9 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास, है ना। ठीक है सर, तो इसी तरीके से हम लोग खेलेंगे, सारे फॉर्मूले के साथ खेलेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर नंबर ऑफ सक्सेसेस इज इक्वल टू NCR
मल्टीप्लाई पी की पावर आर मल्टीप्लाई क्यू की पावर एन माइनस आर, यानी बची हुई जगह पे क्यू की पावर लग जाएगी। ठीक है भाई, चलो बात समझ में आती है। सर कुछ क्वेश्चंस लगाए जाएं, डेफिनेटली। अब इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि सर हमारे पास जो मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको आप लोग जब आप इसके वैल्यूज वगैरह को प्रूव करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो था, जो कि बाइनोमियल नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोगों ने मीन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? सर हम लोगों ने मीन का फॉर्मूला पढ़ा था समेशन ऑफ एक्स पी एक्स पढ़ा था, है ना। जबकि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सर वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स पढ़ा था, माइनस सिग्मा एक्स पी एक्स का होल स्क्वायर ये पढ़ा था। तो जब आप इसमें सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं और कंडीशन लगाते हैं कि p प्लस क्यू बराबर 1 होता है, तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कहेंगे कि सर हमारे पास ये रिजल्ट निकल कर आता है, मीन का फॉर्मूला np हो जाता है, वेरिएंस का फॉर्मूला npq हो जाता है, और हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा की तरह अंडर द रूट वेरिएंस ही यहां पर रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको आंसर करना पड़ेगा इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके। तो चलिए ये रहा सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तो गो फॉर इट गाइस। यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स, 6 बार फेंका गया, डाइस फेंका गया है, तो बेटा ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है क्योंकि हर बार प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। कह रहा है इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज अ सक्सेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। चलिए देखते हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास कितने ट्रायल्स बनाए गए हैं? सर हमने 6 बार थ्रो किया है। अच्छा, तो सक्सेस यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सर ऑड नंबर लाना है, ऑड नंबर कितने हो सकते हैं? सर 3 हो सकते हैं, तो 3/6 यानी 1/2 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑटोमेटिकली q की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी, आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से निकाल सकते हैं। देन सर फिर हमारा सबसे पहला सवाल यहां पर क्या बन रहा है? पहला सवाल हमारे पास बन रहा है 5 सक्सेसेस, यानी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली x बराबर 5 मांग रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6c5, 6 में से 5 जगह को कैप्चर कर लिया, किसने? सक्सेस ने कैप्चर कर लिया, तो p की पावर 5। और फेलियर कितनी बार आया होगा? सर एक बार आया होगा। सो 65 हमारे पास 6 के बराबर होता है, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 और ये हो जाएगा 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 6/64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/64 इज द एक्चुअल करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। बढ़िया। चलिए अगला पार्ट क्या कह रहा है? सर अगला पार्ट हमसे कह रहा है एटलीस्ट 5 सक्सेसेस। एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब आप समझते हैं कम से कम 5, यानी 5 या 5 से ज्यादा, 5 या फिर 5 से ज्यादा। सर रैंडम वेरिएबल तो हमारे पास 6 तक ही जा सकते हैं, 6 ही ला सकते हैं, तो आपको ये कह रहा है कि सर x की वैल्यू 5 पर भी प्रोबेबिलिटी गिन लो और x की वैल्यू 6 पर भी प्रोबेबिलिटी गिन लो। तो ऐसे में हमारे पास ये हो जाएगा 6c5, ओके, जहां p की पावर 5 हो जाएगा, q की पावर 1 हो जाएगा, प्लस यहां पर 6c6, p की पावर 6c6 p की पावर 6 हो जाएगा और q की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 के 6 सक्सेस मिले हैं तो फेलियर एक भी नहीं मिला होगा, हैं जी। नाउ ये तो सर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/64, प्लस जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1/64 आ जाएगा और मेरा आंसर हो जाएगा 7/64 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सेकंड पार्ट अपना निकल गया। ओके सर, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है? एट मोस्ट 5 सक्सेसेस, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 सक्सेसेस, तो x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा 5 मतलब 5 या 5 से कम, है ना। तो 5 या 5 से कम, बेटा एक तरीका तो ये हुआ कि x बराबर 0 भी निकाल लो, x बराबर 1 भी निकाल लो, x बराबर 2 भी निकाल लो, 3 भी निकाल लो, 4 भी निकाल लो, 5 भी निकाल लो। यानी ये सर ये वाला मेथड थोड़ा सा लंबा लंबा सा क्यों फील हो रहा है? तो इतनी सारी प्रोबेबिलिटी निकालने में तो काफी समय लग जाएगा, यानी 5 या 5 से कम, ये तो काफी समय लग जाएगा। तो हम कहते हैं सर ये छोड़ दो, आप एक काम करो, अगर 6 ट्रायल बनाए गए हैं, इस बात को समझना बेटा, अगर 6 ट्रायल बनाए गए तो क्या ये बात गलत है कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, यानी जितने भी डिस्क्रीट वैल्यूज है रैंडम वेरिएबल की, उन सब का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, अगर मैं सभी के प्रोबेबिलिटीज को जोड़ देता हूं तो मेरे पास क्या आता है? सर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 1 के बराबर होता है ना।
तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5 निकालनी है, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि 5 या 5 से छोटी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मुझे एक्चुअली में कितनी वैल्यू चाहिए होगी? मुझे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 6 चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 6 चाहिए होगा। तो ये तो हो गया 1, इसको कैलकुलेट करोगे तो 66 हो जाएगा और 1/2 की पावर 6 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में 64, सो दिस इज 63 अपॉन में 64 मेरा आंसर हो जाएगा, है ना? बढ़िया, डन डना डन। अगला सवाल क्या कह रहा है सर? ये कह रहा है एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस की बात कर रहा है बेटा, ध्यान से सुनना, कम से कम एक सक्सेस। फोर्थ वाला पार्ट, कम से कम एक सक्सेस यानी x की वैल्यू एक या एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे में सर एक या एक से ज्यादा मतलब इस तरफ की वैल्यू वो पूछ रहा है, इतने की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं ये वाली वैल्यू उठा के उधर ले जाऊंगा। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 हो जाएगा। सो अगेन दिस विल बी 1 माइनस 6c0, 1/2 की पावर बेटा 0 या फिर 6 आ जाएगा। सो ऐसे में ये बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 64, तो इसकी वैल्यू भी 63 अपॉन में 64 आ जाएगा। लास्ट पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा ये कह रहा है सर नो सक्सेस। नो सक्सेस का मतलब क्या हुआ? नो सक्सेस का मतलब ये हुआ कि सर एक भी सक्सेस नहीं चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 है, तो 6c0 जहां p की पावर 0 हो जाएगा और q की पावर 6 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन में 2 की पावर 6, जो कि 1 अपॉन में 64 आ जाएगा। इस तरीके से आप आंसर्स को निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस जरूर देख लीजिएगा, यहां से अच्छे सवाल बन जाते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन के अंदर ही सारे तरीके के एक पैटर्न में आपको दिखा रहा हूं, सो दैट आप लोगों को मजा भी आए, है ना? ठीक है, चले फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम्स। तो हम लोग यहीं से देखकर बोलेंगे कि सर अगर 7 बार उछाला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या बनाए गए हैं सर? नंबर ऑफ ट्रायल्स 7 बनाए गए हैं। अच्छा, देन वो कह रहा है इफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 7 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। भाई 7 लाना है। अब आप जानते हैं ना 7 कैसे कैसे आ सकता है सर? 7 आ सकता है 1 6 से आ सकता है, 2 5 से आ सकता है, 3 4 से आ सकता है, 4 3 से आ सकता है, 5 2 से और 6 1 से, यानी देयर आर 6 एलिमेंट्स जिसमें से 7 मिल सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास p की वैल्यू 1 अपॉन में 6, यानी 6 अपॉन में 36 हो जाएगी, दैट इज 1 अपॉन में 6। तो q की वैल्यू बेटा आप 1 माइनस p से निकाल लोगे और आपके पास कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में 6 आ जाएगा, है ना? ठीक है दोस्त, आई थिंक दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं सर, फर्स्ट पार्ट देखें क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट हमसे बोल रहा है कि सर नो सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 मांग रहा है। सो इट विल बी सर 7 में से 0 जगह मिलती है किसको बेटा? सक्सेस को, और फेलियर को सातों की 7 जगह मिलती है। तो 7c01 p की पावर 01 यानी 5/6 की पावर बेटा 7 हो जाएगा। सो इट इज अ ह्यूज नंबर, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा यहां पर अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है सर? अरे भाई अंदर क्यों नहीं जा रहा? फिर से गलत हो गया। हाँ हो गया, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं सर दूसरा, दूसरा। अब ठीक है, क्या कह रहा है सर? 6 सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी x बराबर 6 मांग रहा है। सर प्रोबेबिलिटी x बराबर 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जगह सक्सेस को मिल गई, तो फेलियर को एक जगह मिल गई होगी। तो 7c6 7 होता है, ये हो जाएगा 1/6 की पावर 6 हो जाएगा, और ये 5/6 हो जाएगा। तो आपके पास बेटा ऊपर 35 आ रहा होगा, जबकि नीचे 6 की पावर 7 आ रहा होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना? चलिए, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है सर? थर्ड पार्ट कह रहा है एटलीस्ट 6 सक्सेस, कम से कम 6 सक्सेस, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोल रहा है। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू 7 भी ले सकते हैं, तो कम से कम 6 सक्सेस में ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 7c6 जिसमें p की पावर 6 हो जाएगा, q की पावर 1, प्लस ये हो जाएगा 7c7 जिसमें p की पावर 7 हो जाएगा, q की पावर 0 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7c6 इज 7 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 1/6 की पावर 5, और 5 नहीं सर 6, और यहां पर आ जाएगा 5/6
प्लस ये हो जाएगा 7c7 1 p की पावर 7 यानी 1/6 की पावर 7 हो जाएगा। तो जब आप इसको रीराइट करेंगे तो आपके पास 35 + 1 यानी 36 आ जाएगा और अपॉन में 6 की पावर 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 की पावर 7, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन में 6 की पावर 5 आ जाएगा। आप ये आंसर कर सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, है ना। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए सर, चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 6 सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6 कह रहा है। तो आप इसे उल्टा कर सकते हैं सेम उसी मेथड से कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7c7 p की पावर 7 q की पावर 0, तो दिस इज 1 माइनस 1/6 की पावर 7 हो जाएगा। इसे भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है भाई, चले फिर अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। बेटा देख लो फिर से इसने क्या बोल दिया सर, विद रिप्लेसमेंट बोल दिया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब सर वापस रख दिया गया है, तो ये बर्नौली का ट्रायल बन सकता है। इसमें वो कैपेबिलिटी है कि ये बर्नौली का ट्रायल बन सकता है। From a well shuffled deck of 52 cards, find the probability distribution of the number of aces। चलिए सॉल्यूशन क्या है सर, n की वैल्यू 2 बार है यानी 2 बार उठाया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 बार उठाई गई है बेटा कार्ड्स को, ठीक है, और रिप्लेस कर दिया गया, वापस रख दिया गया है। तो हमसे सक्सेस किसको माना जाए बेटा? सक्सेस यहाँ पर देखो अलग से तो बोल नहीं रहा है, लेकिन वो एक जगह पे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एसेस। तो एस लाने को मैं क्या कह दूं बेटा, सक्सेस कह दूं। एस लाने को सक्सेस कह देते हैं। कितने एस होते हैं सर हमारे पास? 4 एसेस होते हैं और टोटल कार्ड हमारे पास 52 है, तो ये 52 हो जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन में 13, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या जाएगी सर, 1 माइनस पी से आ जाएगा 12 अपॉन में 13 आ जाएगा। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सेम क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से करवा के बताया है, और यहां पर मैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से करवा रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से हो सकता है इसका मतलब मैं उसका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता हूं, लेकिन हर एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन बाइनोमियल से नहीं हो सकता। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप है, तो अगर मैं किसी को बाइनोमियल से कर सकता हूं तो उसे मैं नॉर्मल तरीके से भी कर सकता हूं। आप दोनों क्वेश्चंस को एक बार रीचेक कीजिएगा, उसमें मैंने मीन वेरिएंस निकाला है सेम क्वेश्चन का, इसमें मैंने मीन वेरिएंस नहीं सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा हूं, है ना। चलिए देखिए ये 12/13 हो गया। तो सर अब क्या करें, अब हमसे निकालना है बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रैंडम वेरिएबल सर 2 बार में ऐसा हो सकता है एक भी बार एस ना आए, सर ऐसा हो सकता है एक बार एस आ जाए, सर ऐसा हो सकता है कि दोनों बार एस आ जाए, है ना। तो सर सक्सेस क्या है, 2 में से एक बार भी एस ना आए तो सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 2 हो जाएगा। तो ऐसे में 2c0 होता है 1, p की पावर 0 हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 12 अपॉन में 13 का स्क्वायर हो जाएगा। सो आंसर विल बी 144 अपॉन में 169 हो जाएगा, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2c1 सक्सेस की पावर 1 फेलियर की पावर 1 हो जाएगा। सो 2c1 इज 2, सक्सेस कितना है सर 1 अपॉन में 13 है, फेलियर कितना है सर 12 अपॉन में 13 है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 12 2 जा 24 अपॉन में 169 हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट हम लोग यहां से कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 जो है वो 2c2 है, यहां पर p की पावर 2 हो जाएगा और q की पावर 0 हो जाएगा। नाउ 2c2 इज 1 और यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में 13 का स्क्वायर हो जाएगा, q की पावर 0 इज 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन में 169। तो बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं सर, क्या ही दिक्कत है। x की वैल्यू जब 0 थी, 1 थी और 2 थी, तो यहाँ पर हमारे पास 144 अपॉन में 169 आ गया, यहाँ पर सर 24 अपॉन में 169 आ गया, और यहाँ पे 101 अपॉन में 169 आ गया। लीजिए दे दिया सर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो तारा रारा, है ना। सेम क्वेश्चन है बेटा, बस इसमें मीन और वेरिएंस निकालने के लिए बोला है, तो अपन लोग आगे चाहें तो इस क्वेश्चन में मीन और वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, बट ये एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दोनों लेक्चर में इसलिए करवाया ताकि आप एक मेजर डिफरेंस को क्रिएट कर पाओ कि कब हमें पहचानना है कि वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है, और उसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालें, ना कि हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से निकालें। अब आप उस क्वेश्चन में जब आप बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और वेरिएंस जब निकाल रहे थे, तो आपने क्या किया था, आपने यहाँ पर xpx और x2px का कॉलम बनाकर फिर कैलकुलेट किया था। मेहनत लगी थी, अब नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि सर अगर मुझे यहां पर निकालने के लिए बोला जा रहा है क्या बेटा, मीन, क्या बोला जा रहा है, मीन, तो मीन के लिए तो हम लोग कहेंगे सर n इंटू पी हो जाएगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तो डायरेक्ट रिजल्ट देता है,
सर n कितना है? सर n हमारे पास 2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है बेटा? 1/13 है। तो ये मिलाकर कितना हो जाएगा? 2/13 हो जाएगा। और आपको याद होगा कि यही मेरा आंसर आया था। साथ में वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस हो जाता है n इंटू पी इंटू क्यू हो जाता है, यानी 2 इंटू 1/13 इंटू 12/13 हो जाएगा। सो दिस विल बी 24/169 हो जाएगा। वहीं पर अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोलूं तो अंडर द रूट बेटा NPQ हो जाएगा, यानी ये अंडर द रूट 24/169, जिसे मैं लिख सकता हूं 2√6/13 लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने ऐसे निकाला था और यहां देखो कैसे निकल गया, है ना। चलो नेक्स्ट अगला सवाल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4 हाउ मेनी। अब देखो ये वाले सवाल जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे सवाल हैं। याद रखिएगा यहां पर हमें इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करना होता है और साथ ही हमें इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें n की वैल्यू बतानी होती है। इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायल्स गायब कर देता है। ओ भाई साहब, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स गायब कर देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज। क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4। अच्छा, तो मान लिया कि टारगेट को हिट करना सक्सेस है, हम लोग मान लेते हैं, है ना, क्योंकि अब किसी को तो सक्सेस मानना पड़ेगा ना। तो जितनी बार आप तीर चलाओगे बेटा, किसी टारगेट पे शूट करोगे, तो पिछले वाले में शूट किया नहीं किया इस बात का कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, हर बार सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये कह रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4 हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस इज ग्रेटर देन 2/3। सवाल बहुत तगड़ा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में n की वैल्यू जो है वो मिसिंग है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स गायब है। ठीक है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? हिटिंग द टारगेट इज 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। बढ़िया दोस्त, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके नेक्स्ट हम लोग कहेंगे हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। बेटा एटलीस्ट वंस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक या एक से ज्यादा भी चलेगा, एक या एक से ज्यादा। तो सर इसको निकालने के लिए तो मैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। सीखा था ना अभी डब्बा बनाकर हम लोगों ने कि एटलीस्ट 1 क्या होता है सर? एट 1 से नीचे जो भी है उसको हटा दो, बाकी सब अपने आप जुड़ जाएगा। ठीक है सर, ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये वाली प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? 2/3 से ग्रेटर देन होनी चाहिए ये वाली प्रोबेबिलिटी। तो सर ये हो गया 1 माइनस कितना हो जाएगा? NC0, जिसमें सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की पावर n हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 2/3 हो जाएगा। ओके सर, NC0 और p की पावर 0 1 होता है, तो ये 1 माइनस 3/4 की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, दैट इज 2/3 से ग्रेटर होना चाहिए। सर इनको जगह अगर बदल दिया तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3 हो जाएगा, और इधर बच्चे क्या आ जाएगा? 3/4 की पावर n आ जाएगा। कुछ गलत लिख दिया मैंने, क्या लिखा है सर? 1/3 आ जाएगा, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 3/4 की पावर n होना चाहिए। अब आप एक काम कीजिए दोस्त, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है 4, है ना, और 3 भी पॉजिटिव नंबर है, तो इनको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 की पावर n जो है वो बेटा बड़ा होना चाहिए 3 की पावर n+1 से बड़ा होना चाहिए। 3 की पावर n+1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब आप इसको रख रख कर देखिए बेटा, ये हिट एंड ट्राई से ही आपको आएगा। मान लीजिए मैं ये रफ में काम कर रहा हूं, n बराबर 1 रखता हूं, तो 4 की पावर 1 4 हो जाएगा, और यहां पर 3 की पावर 2 हो जाएगा। 4 3 की पावर 2 से बड़ा होता है क्या? सर ये तो 9 है, वो बड़ा हो जाता है, तो ये मेरा गलत हो गया। सर n की वैल्यू 2 रखकर देखिए, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा इधर, और ये बड़ा हो जाएगा 3 की पावर 3 से, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा। सर 4 का पावर 2 16, 3 की पावर 3 27। सर ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो n की वैल्यू 3 रखकर देखिए दोस्त। आप कहेंगे सर 4 की पावर 3 और 3 की पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 3 होता है 81। सर अभी भी गलत है, ये अभी भी ये गलत है। सर n की वैल्यू 4 रखकर देखिए, फिर 4 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 5 हो जाएगा। बेटा 4 की पावर 4 इज 256 और 3 की पावर 5 इज 243 हो जाएगा। अब सर देखो सेटिस्फाई कर गया, 4 की पावर n जो है वो 3 की पावर n+1 से बड़ा
आ गया। यानी सर ये कहां से सेटिस्फाई करना शुरू कर रहा है? सर ये n की वैल्यू 4 से सेटिस्फाई करना शुरू कर रहा है, यानी n की वैल्यू अब आप जितनी भी बढ़ाओगे ये वाली इक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सर n की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है एंड 7 कुछ भी हो सकती है। n की वैल्यू कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकती है, लेकिन वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसने मेरे से सवाल में क्या पूछा था? सर सवाल में पूछा था हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, कितनी बार उसे फायर करना चाहिए ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 से ज्यादा हो जाए। तो आप कहेंगे सर मेरा आंसर होना चाहिए ही मस्ट फायर एटलीस्ट 4 टाइम्स। ही मस्ट फायर एटलीस्ट, कम से कम उसे 4 बार तो फायर करना चाहिए, 4 टाइम्स। अगर उससे ज्यादा करता है तो भी सर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही रहेगी, लेकिन अभी के लिए सर कम से कम उसे 4 बार फायर करना चाहिए था, तभी वो इसकी प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई कर पाएगा। वरना उससे कम में तो सर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही थी। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी की इनइक्वालिटी भी गलत साबित हो जाएगी उस सर्टेन कंडीशन के अंदर, है ना? ठीक है सर, एक और देखो, इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन लेके करते हैं। ध्यान से देखिए, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, एक आदमी को कितनी बार सिक्का उछालना चाहिए सो दैट द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड लाने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो जाए। अच्छा जी, सॉल्यूशन, सर कितनी बार उछाला है हमने यही तो मालूम नहीं। अच्छा, हेड लाने को सक्सेस मान ले तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी। अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन, एक बार, कम से कम एक बार, तो ये प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिसे मैं निकाल सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 से। और ये प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है सर? ग्रेटर देन होना चाहिए 90% से, यानी 90/100 से ग्रेटर देन होना चाहिए ये वाली प्रोबेबिलिटी। जी सर, है ना? तो इन दैट केस ये हो जाएगा 1 और प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 हो जाएगा NC0, जिसमें सक्सेस की पावर 0 और फेलियर यानी कि q की पावर n हो जाएगा। तो q की पावर n विच शुड बी ग्रेटर देन 9/10, तो ये जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n हो जाएगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन 9/10। तब आप कहेंगे कि सर इसको इधर उधर किया तो 1/10 आ जाएगा इस तरफ, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1/2 की पावर n से। बेटा देखो सभी नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? 2 की पावर n जो है वो बेटा ग्रेटर देन 10 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दूंगा तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब आप वैल्यूज रख रख कर देख लीजिए। सर वैल्यूज रख कर देखते हैं, n की वैल्यू 1 लूंगा तो सर 2 की पावर 1 जो है वो ग्रेटर देन 10 होता है? नहीं। n की वैल्यू 2 लूंगा तो 2 की पावर 2 जो है वो बेटा ग्रेटर देन 10 होता है? नहीं। n की वैल्यू 3 लेंगे तो 2 की पावर 3 जो होता है वो ग्रेटर देन 10 होता है? नहीं। सर n की वैल्यू 4 लेंगे तो 2 की पावर 4 जो है वो सर ग्रेटर देन 10 होता है? हाँ। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर हमारे पास n की क्या पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं? सर n की वैल्यू 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। सो ही मस्ट टॉस एटलीस्ट, ही मस्ट टॉस एटलीस्ट 4 टाइम्स, उसे कम से कम 4 बार टॉस जरूर करना था, तभी वो इस प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, है ना? अब देखो बेटा ऐसा ही एक और सवाल मैं लेकर आया हूं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है वो क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी का काफी फेमस सवाल है, तो ये क्वेश्चन कराना जरूर बनता है भाई, ये काफी अच्छा सवाल है। इधर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। इधर ये कह रहा है कि सर इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, यानी वो 10 बार हर्डल को क्रॉस करेगा। तो एक बात तो समझ में आ गई कि सर वो एक ही एक्सपेरिमेंट को 10 बार करने वाला है। सर इसने एन तो दे दिया, ठीक है, फिर क्या बोलता है? फिर वो बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्रॉस ईच हर्डल इज 5/6, यानी वो हर्डल को क्रॉस कर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो मान लो हर्डल को क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान लेते हैं, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5/6, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p से निकाल लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब गिर जाएगा, गिर कितने में जाएगा? फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, यानी 2 हर्डल से पहले ही गिर जाएगा। तो 2 हर्डल से पहले ही गिर जाएगा, मतलब सर मतलब ये हुआ कि सर प्रोबेबिलिटी फ्यूअर देन 2, फ्यूअर देन 2, फ्यूअर देन 2 का मतलब ये हुआ कि सर 2 से कम, 2 से कम का मतलब सर या तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 की बात कर लेंगे, या तो सर प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 की बात कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सर 10 में से 0, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 10,
प्लस देन C1 सक्सेस की पावर 1 फेलियर की पावर 9, है ना सर। 10C0 और P0 तो 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/6 की पावर 10 आ जाएगा प्लस, ओके यहां आ जाएगा 10C1 इज 10 होता है सर, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास 5/6 और यहां पर आ जाएगा 1/6 की पावर 9 आ जाएगा। तो यहां आप देखेंगे तो सर 6 की पावर 10 तो हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यहां हमारे पास 1 आ रहा है और यहां पर हमारे पास क्या रहा है 5 10 जा 50 आ रहा है। सो मिलाकर हमारे पास 51 अपॉन में 6 की पावर 10 जो रहेगा वो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो एक बार हम लोग इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें ढंग से, है ना भाई, ठीक है। तो मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूं क्या, मैं इसमें से अलग तरीके से कॉमन ले सकता था, कैसे, जरा ध्यान से देखिए, है ना। सक्सेस हम लोगों ने ये मान लिया तो 51 अपॉन में 6 की पावर 10 हो जाएगा। अगर मैं 5/6 कॉमन ले लूं तो 5/6 तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, वेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्रॉस द हर्डल फ्यूअर देन, अच्छा नॉकडाउन का है तो नॉकडाउन मतलब 2 से पहले ही गिर जाएगा, 2 से पहले ही गिर जाएगा, इसका मतलब वो पहले ही गिर गया है, तो इसका मतलब फेलियर यानी 1/6, ओके। तो यहां पर हमारे पास 1/6 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/6 की पावर 9 अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ 1/6 बचेगा और ऐसा कुछ बचेगा। मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू बन रहा है। इन अ हर्डल रेस प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्रॉस ईच हर्डल इज 5/6। अच्छा तो मान लीजिए ईच हर्डल दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स। अच्छा ये नॉकडाउन का मतलब ये थोड़ा सा हम लोग उल्टा हो गए, इसको देखो ये गलत कर गया मैं, इसको गलत कर गया, यहाँ पर आपको ऐसे समझना है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये वो ग्राउंड है जिसके अंदर 10 हर्डल्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो ये हमारे पास बेटा जंपर जो है कूद रहा 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 है, ऐसे करके सारे पार कर जाएगा। तो नॉकडाउन का मतलब ये हुआ कि सर वो आखिरी के दोनों से पहले, ये तो कुछ गलत हो गया, आखिरी के दोनों से पहले नॉकडाउन हो जाए, है ना, फ्यूअर देन 2 हर्डल्स, यानी कि अगर वो नॉकडाउन हो तो सिर्फ 2 या 2 से कम हर्डल्स बचे हों, 2 से कम हर्डल्स बचे हों, उस सेंटेंस को ये बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो आपको भी बिल्कुल नहीं होना है, मैं फिर से समझा देता हूं। फ्यूअर देन 2 हर्डल्स का मतलब ये हुआ कि जब वो गिरा होगा सर या तो उसने 9 हर्डल्स पार कर लिए होंगे या तो उसने सारे के सारे हर्डल्स पार कर लिए होंगे, x बराबर 10 हो जाएगा, है ना। वो नॉकडाउन जब हुआ तो या तो उसने सारे के सारे हर्डल पार कर लिए होंगे या तो उसने क्या किए होंगे बेटा 10 के 10 9 हर्डल्स पार करके गिर गया होगा, तो फ्यूअर देन 2 हर्डल्स में वो उसका नॉकडाउन हुआ है। चलो तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग चलते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 10C9 हो जाएगा, ओके। और यहां पर आ जाएगा 1 पहले हम लोग p के रेस्पेक्ट में लिखते हैं कि p की पावर 1 q की पावर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10C10 हो जाएगा जिसमें p की पावर 0 और q की पावर 10 हो जाएगा। सो 10C9 इज 10 होता है, p की पावर 1 इज हमारे पास 5/6 हो जाएगा यहाँ पर, ओके मैंने गलत लिख दिया, ओहो क्या कर रहे हो सर, गलती मत करो। p की पावर 9 होगा ना, सक्सेस 9 है तो q की पावर 1 प्लस 10C10 लेंगे तो p की पावर 10 हो जाएगा और q की पावर 0 हो जाएगा, ओके। सो 10C9 10 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 की पावर हमारे पास 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/6, प्लस यहाँ पे 10C10 1 होता है तो यहाँ पर 5/6 की पावर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और q की पावर 0 1 होता है। सर हम लोग ये कर सकते हैं कि 5/6 की पावर 9 जो है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 10 अपॉन में 6 बच जाएगा प्लस यहाँ पर 5 अपॉन में 6 बच जाएगा। सो ये बन जाएगा 15 अपॉन में 6, तो 5 के टेबल में काटेंगे तो नहीं से 3 के टेबल में काटेंगे तो 5 अपॉन में 2 बच जाएगा। सो दिस इज 5 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ 5 अपॉन में 6 की पावर 9 बन जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is thrown 20 times, a die is thrown 20 times, getting a number greater than 4 is considered a success, ओके। एक डाई को 20 बार उछाला गया सर,
तो इसका मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरे पास 20 है। ओके सर, नंबर ऑफ ट्रायल्स 20 है। फिर ये कह रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 इज कंसिडर्ड अ सक्सेस। भाई ग्रेटर देन 4, 5 और 6 ही होते हैं, तो 2 ही आउटकम्स हैं, यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 यानी 1/3 हो जाएगी। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - p यानी कि 2/3 हो जाएगी। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। अरे ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है भाई, इसने मेरे से मीन मांगा। सर मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकाल देंगे n इंटू पी से, यानी 20 इंटू 1/3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 20/3 से। वहीं अगर मुझे वेरिएंस मांग रहा है तो वो हो जाएगा n इंटू पी इंटू क्यू, यानी n इंटू 1/3 इंटू 2/3 हो जाएगा। सो दिस इज 40/9 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, बड़ा छोटा सा सवाल था। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है सर, क्वेश्चन में हमें मीन दे रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज n बराबर np बराबर, सॉरी इसे लिख लेते हैं पहले तो, दिस इज मीन बराबर, ये हो जाता है np जो कि हमें 4 मिल रहा है, और वेरिएंस बराबर कितना मिल रहा है सर, वेरिएंस जो कि npq के बराबर होता है वो हमें 4/3 मिल रहा है। मैं ये कहता हूं कि सर अगर मैं npq को np से डिवाइड कर दूं, तो मैं इसके 4/3 वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दूं, तो ये np से np कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1/3 आ जाएगी। सर अगर q की वैल्यू 1/3 आ गई तो p की वैल्यू हम लोग 1 - q से निकाल लेंगे, तो इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। जी सर। अब हम लोग एक बात जानते हैं कि np जो है वो मेरे पास 4 के बराबर है, तो p की वैल्यू रख दो बेटा 2/3, और ये हमारे 4 के बराबर है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये मेरे से कह रहा है कि सर मुझे बता दीजिए कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कितना होगा। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 ले लेंगे। सो दिस इज 1 माइनस, नंबर ऑफ ट्रायल 6 है तो 6 ही 0 हो जाएगा, सक्सेस की पावर 0 हो जाएगा, फेलियर की पावर बेटा 6 हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस, ये दोनों तो 1 हो गए, और q की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में 729 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 728 अपॉन में 729 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़िया भाई, ठीक है, डन डन डन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 5 ट्रायल्स इज 1/8, 1.8 आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर हम लोग कहते हैं कि सर हमारे पास जो सम ऑफ द मीन है, यानी मीन और वेरिएंस का जो सम है वो मुझे बेटा 1.8 दे रखा है, और साथ ही बेटा n की वैल्यू जो है वो हमें 5 ट्रायल्स दे रखे हैं, है ना। तो n की वैल्यू ठीक से लिखते हैं, n इज इक्वल टू 5 ट्रायल्स मुझे दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा बेटा np, ये हो जाएगा npq हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.8। तो अगर मैं np कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पर 1 + q बचेगा, दिस इज इक्वल टू 1.8। सर n की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू जो है वो 1 - q लिख सकते हैं, और ये 1 + q है तो ये हो जाएगा 18/10 हो जाएगा। सर इसका मतलब ये हो जाएगा 1 - q का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 18/50 के बराबर, और इसे अगर कैंसिल किया तो इसे सर 9/25 हो जाएगा, ऐसा कुछ। इसको इधर लेकर आते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो q स्क्वायर की वैल्यू 16/25 हो जाएगा, क्योंकि q एक प्रोबेबिलिटी है तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करेगा, यानी q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4/5 हो जाएगी, है ना। q की वैल्यू 4/5। सर q की वैल्यू 4/5 है तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 - q से हो जाएगा, यानी 1 - 4/5, तो p की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। अच्छा, n हमें मालूम है। सर अब ये मेरे से क्या कह रहा है, मुझसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांग रहा है। सर n की वैल्यू 5 है तो आप x की वैल्यू 0 से लेके 5 तक सब कुछ निकाल सकते हो, तो x बराबर 1 भी निकाल लो, x बराबर 2 भी निकाल लो, x बराबर 3 भी निकाल लो, x बराबर 4 भी निकाल लो, और x बराबर 5 भी निकाल लो। तो ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो मैं फॉर्मूला बना दे रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास 5 थे, तो 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ जाएगा 5c1 p की पावर 1 q की पावर 4 आ जाएगा।
या 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3 आ जाएगा, या 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2 आ जाएगा, या 5c4 p की पावर 4 q की पावर 1 आ जाएगा, या 5c5 p की पावर 5 और q की पावर 0 आ जाएगा। इनकी वैल्यूज लिखकर आप आंसर निकाल कर दे सकते हैं। हैं जी, निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना, बढ़िया। तो ये मैं आप लोगों को दे देता हूं बेटा होमवर्क, ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन था, दिस इज योर होमवर्क, यस। तो यहां पर बेटा हमें समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा, भागते भागते हम लोगों ने एक चीज बस नहीं समझी है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्किप नहीं होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। बेटा बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ना हम लोग एक चीज और करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि सर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लिखते हैं बी एन पी के फॉर्मेट में। ये कैसे लिखते हैं बेटा? बी कॉमा एन कॉमा पी ऐसे करके लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके इसको डिनोट किया जाता है। तो सर इसका फायदा क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं कि बीएनपी आपको कैसे समझाने की कोशिश करता है, क्या समझाने की कोशिश करता है और आपको क्या चीज पहचाननी है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर दे दिया है b के साथ बेटा यहाँ पर 10 दे दिया है और यहाँ पर 1/3 दे दिया, ऐसे करके लिख दिया है। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर n की वैल्यू 10 है, p की वैल्यू बेटा 1/3 है, और फिर उसके बाद q की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 - p से आप 2/3 निकाल सकते हैं। अब अगर n p और q की वैल्यू मिल गई है तो आप इससे तो कुछ भी निकाल सकते हो यार, ये पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आप कोई भी वैल्यू लगा कर निकाल सकते हो। सो ये चीज, एक चीज जो है वो स्किप हो गई थी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ध्यान रख लेंगे कि सर बी एन पी से हम लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर यहाँ पर पहला वाला नंबर जो होगा वो n को दिखाएगा और दूसरे वाला नंबर जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था अपना पूरा कंप्लीट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया हो, चीजें सीखने में मिली हो। और इसी के साथ हमारा आखिरी लेक्चर भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो बेटा मैं तो बहुत ज़्यादा याद करूँगा कि भाई डेली बेसिस पे मैं ऐसे आया करता था और मैं संकल्प के लिए बैचेस जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड किया करता था। तो मेरे लिए एक ऐसा समय होगा कि ये खाली खाली सा फील होगा। तो आप लोग भी बेटा अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आप लोगों को मेरे साथ कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिस किया। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताएं, मैं बड़ा आभारी रहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में। तो इसी के साथ बेटा आज का सेशन यहीं पर करते हैं ख़त्म, और फिर मिलते हैं अपना कहाँ, वहीं जहाँ तैयारी चल रही है सीधा बोर्ड्स की, है ना। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्या है, ये तो आखिरी लेक्चर है ना। तो जय हिंद दोस्तों।